नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है आपकी बात में। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार होने के बाद 5 सीटें भाजपा के जीतने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला सरकार के अंदर, अमृता रावत की जगह दिनेश धनेजी को लाया गया, पर्यटन मंत्री बनाया गया। और जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि एक वादा पीडीएफ के साथ किया था कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त 2012 के दौरान, और उस वादे को निभाते हुए जो एक साथी पीडीएफ के बचे हुए थे दिनेश धनेजी, उनकी अंतिम समय में यानी कि 2014 के लगभग 2.25 साल के बाद उन्हें वो वादा निभाया गया है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, पर्यटन मंत्री बनाया गया है। तो पर्यटन मंत्री बनने के बाद और इस पूरी जोड़ तोड़ की जो स्थिति बनी हुई थी और जो एक लगातार एक आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं पीडीएफ दबाव बना सकता है या फिर पीडीएफ साथ छोड़ सकता है, तो इस तरह के जो पहलू निकल कर सामने आ रहे थे उसके ऊपर सीधे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश धनेजी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं। धनेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धनेश जी, सवाल यही है कि वादा निभाया कांग्रेस ने, लेकिन समय बहुत लिया, 2.25 साल के बाद जिम्मेदारी आपको मिली। तो देखिए, ये सही बात है कि कांग्रेस ने अपना जो वादा किया था वो निभाते हुए उसे 2 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। देर आए दुरुस्त आए, मैं ये कह सकता हूँ। क्या लगता है कि पीडीएफ के ऊपर एक लगातार आरोप लगते थे कि साथ छोड़ सकते हैं, पीडीएफ दबाव बनाता है, पीडीएफ लगातार कांग्रेस को दबाने की कोशिश करता है, कहीं वो तो इसके पीछे वो नहीं थी वजह? नहीं, पीडीएफ ने जो समर्थन दिया था, देखिए ये बात ज़रूर थी कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें वादा किया था और जब समर्थन भी दिया था तो केवल इन्हीं मुद्दों पे हम लोगों ने तो केवल एक विकास को ध्यान में रखते हुए और वही अपना दृष्टिकोण रखते हुए हम लोगों ने पीडीएफ ने समर्थन दिया था और सरकार की स्थिरता के लिए समर्थन दिया था। और हम लोगों का प्रयास ये जरूर रहा कि जो विकास की योजनाएं हम लोगों को विधानसभा क्षेत्रों में जनता ने जो निर्दलीय के रूप में हम लोगों को सहयोग दिया, हम लोगों को आशीर्वाद दिया, तो वो कहीं ना कहीं एक विकास की छटपटाहट थी और हमको हमारा ये कर्तव्य बनता था, हमारा धर्म भी था कि हम उस विकास कि जो हमसे दूर हो गया था उसको जनता के पास लाएं और यही हमने भी किया। धनेश जी, उस वक्त 2012 में जो हालात थे, उस वक्त जब समर्थन देने की बात आई थी, सरकार को स्थिरता देने की बात आई थी, तो धनेश जी की शुरुआत थी, वो जो अपने साथी पीडीएफ को इकट्ठा किया, धनेश जी ने शुरुआत की, धनेश जी अकेले रह गए, साथी पीडीएफ को दायित्व मिल गया था सबको। ये बात सही है कि सबसे पहले प्रयास मैंने किया था और उस समय कुछ कारण थे उस प्रयास करने के भी, और लेकिन जो सबका ध्यान केवल एक ही बात पे था कि सरकार स्थिर रहनी चाहिए और जो बड़ा दल होने के नाते हमने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और सभी लोगों को मंत्रिमंडल स्थान मिल गया था। लेकिन जो मैं पहला व्यक्ति था मुझे छोड़ दिया गया था, इस बात का थोड़ा अफसोस ज़रूर था, लेकिन दुख इतना भी नहीं था क्योंकि हम लोगों को हमने कहा जैसे कि हमारा ध्यान केवल अपने क्षेत्र के विकास में था और इस वजह से हम लोग सब सरकार के साथ थे। विजय बहुगुणा जी पहल नहीं कर सके, हरीश रावत जी ने शुरुआत की। हाँ, ये दुर्भाग्य जरूर रहा कि जिस व्यक्ति को मैंने सबसे पहले समर्थन दिया वो अपनी बातों पे खरे नहीं उतर पाए और शायद जनता ने इसलिए उनको नकार दिया। क्योंकि समर्थन आपका विजय बहुगुणा जी के साथ था, लेकिन आपको मौका हरीश रावत ने दिया। नहीं, कांग्रेस के साथ था, विजय बहुगुणा जी के साथ भी था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो विजय बहुगुणा जी ने वादा किया था उसको मैं पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपने पीडीएफ के साथियों की तरफ से और मीडिया के साथियों की तरफ से भी कि जो वादा कांग्रेस पार्टी के विजय बहुगुणा जी और सोनिया गांधी ने जो वादा किया था उसको हरीश रावत जी ने निभाया। मैं उनका दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहेगी धनेश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि धनेश जी एकजुटता लाते हैं पीडीएफ के अंदर, कोशिश प्रयास आपका रहता है, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा साथी आपका होता, उसे कैबिनेट में जगह ना मिलती तो शायद हालात कुछ और होते हैं। 2.25 साल पहले आपने सब्र किया, आपने सारे साथियों को एकजुटता दी, सबको एकजुटता दी, लेकिन ये जो जनता के बीच में एक मैसेज आता है कि पीडीएफ दबाव बनाता है, पीडीएफ साथ छोड़ सकता है, पीडीएफ को अकेला छोड़ दिया है, पीडीएफ अकेला छोड़ सकता है, इस तरह की बातें कहाँ से निकलती हैं? नहीं, देखिए, हमारा हमेशा प्रयास रहा कि हम सब लोग एक रहें और कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ मिलजुल कर रहे, हम भी मिलजुल कर रहे। ये कहीं हमारी विधानसभा में कुछ जो कांग्रेस के खिलाफ जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के अंदर कुछ कार्यकर्ता है जिनका केवल माहौल बनाने का जो काम करते हैं कि किसी तरह एक गठबंधन टूटे, पीडीएफ के लोग बाहर और सरकार गिरे, तो वो कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाते थे। पीडीएफ ने हमेशा चाहा कि सरकार स्थिर रहे और विकास हुए, क्योंकि जब सरकार अस्थिर होती तो उसका असर विकास कार्यों पर पड़ता है, वो कहीं ना कहीं उसका जन सरोकार जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं और अस्थिरता के माहौल में मैं समझता हूँ कि कोई काम नहीं कर पाता। और मेरा प्रयास रहा कि अपने सभी साथियों को एकजुट रख के केवल विकास पर ध्यान दिया जाए और इस तरफ पर ध्यान दिया जाए, इसी लाइन पे मैंने काम किया है।
नहीं, सवाल ये है कि जो आपने एक मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस के विधायक भी थे जो दबाव बनाते थे कि पीडीएफ को आप मौका दे रहे हैं, हम भी अनुभव रखते हैं, हम भी योग्यता रखते हैं, पीडीएफ को क्यों इतना मौका दिया जा रहा है? कहीं ये मैसेज उनके बीच से तो नहीं जाता था? नहीं, हो सकता है उनके बीच से भी हो, लेकिन वो, मैं समझता हूँ कि वो भली बात ही जानते हैं कि पीडीएफ के कारण ही सरकार बनी है। पीडीएफ को आज हटा दिया जाए तो कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, और जब बहुमत नहीं तो फिर सरकार कैसे बनेगी? आज उनका ये सौभाग्य है, भले सरकार बनी लेकिन सरकार उनकी है, और आज उनके जो उनके अपने विकास के कार्य हैं उनको भी एक गति मिल रही है। आज उनको पूरे प्रदेश में उनका मान सम्मान है, सरकार है, और जितने भी उनके कार्य हो रहे हैं वो अपना कार्य वो भी करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पीडीएफ के लोगों ने अपने काम करा दिए और उनके काम नहीं हुए। जितनी विकास योजनाएं हमको मिली, हमसे ज़्यादा ही उनको मिली होगी, और मान सम्मान भी मैं समझता हूँ ज़्यादा उनको मिला होगा। हम लोगों को इतना इसका फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन केवल सरकार की स्थिरता के लिए, और हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़के आए हैं, जनता के बीच से आए हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग तो फिर भी जनता के बीच से आए थे, जनता के बीच चले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे विधायक जो कि सरकार के खिलाफ, ऐसा उनको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि उनकी सरकार को कोई खतरा हो, और मैं समझता ऐसा कोई करेगा भी नहीं। बतौर निर्दलीय विधायक और पीडीएफ का एक स्थायी अंग होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्यों हालात क्या बने थे? 5 सीटें कांग्रेस हारी, एक मैसेज चला सतपाल महाराज जी अपने विधायकों पर प्रेशर बना सकते हैं, दबाव उनके साथी विधायक, उन्हें मानने वाले विधायक उनका साथ पकड़ सकते हैं, तो इस तरह का मैसेज चलने के बाद क्या हालात बने थे? नहीं, देखो, राजनीति में राजनीतिक चर्चाएं होती है, कोई धार्मिक चर्चाएं तो होती नहीं है। और अगर इस तरह 5 सीटों हारने के बाद भी आप देख रहे हैं कि केवल यहाँ से नहीं है, बहुत से बड़े राज्य हैं कांग्रेस के, देश पे पूरी तरह इस समय जो मोदी लहर थी, किसी ने किसी पार्टी की तरफ ध्यान नहीं। इस समय लोगों ने वोट पार्टी लाइन पे वोट नहीं दिया है इन्होंने। इस समय तो एक ऐसा माहौल था कि लोग पार्टी लाइन को भूलकर, मैं समझता हूँ कि जैसे कोई देश भक्ति पर कोई अगर कोई आधारित कोई भावनाएं थी तो वो इस समय देखने को मिली, और लोगों को लगा कि मोदी की लहर का असर इस समय था। मैं समझता हूँ इस पर बहुत ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी की कोई इस समय ऐसी कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समय वोट दिया गया। मोदी लहर के नाम पर वोट पड़े। लेकिन जो सवाल लहर के बाद जो भाजपा एक मैसेज देने की कोशिश करती थी कि हम सरकार गिरा देंगे, पीडीएफ हमारे साथ है, पीडीएफ को हमने साथ ले आएंगे, क्या किसी भाजपा के नेता ने, बड़े नेता ने आपके साथ भी कोई संपर्क साधने की कोशिश की थी? नहीं, मैं यही नहीं समझ पाया, हमारे पीडीएफ के कोई भी साथी नहीं समझ पाया कि ये भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही, किससे बात हुई। ये आज तक हमारी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कभी कोई बात नहीं हुई, और ना ही हमने किसी ने प्रयास किया बात करने का। और कहीं पर भी ये ऐसा हमको नहीं लगा कि हमको कहीं बात करनी चाहिए, कोई ऐसा समय भी नहीं आया, और ना ही कोई ऐसा वातावरण बना है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बात को उठाया जाता कि उसके साथ हैं। अब राजनीतिक दल है तो राजनीतिक बातें करेंगे। मैं समझता हूँ हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हम लोग तो गैर राजनीतिक कह सकते हैं कि हम संगठन से आए हैं, गैर राजनीतिक व्यक्तियों के बीच से चुनकर आए। इसमें एक दूसरे पहलू भी तो हो सकता है ना, मौका ही नहीं दिया हरीश रावत जी ने। आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 16 मई में अगर परिणाम आने थे, 15 मई में 7 विधायकों को दायित्व दिए गए, उसके बाद 16 मई के बाद 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर दायित्व दिए गए, तो हो सकता है कि मौका ना दिया गया हो। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की मैं समझता हूँ जो हरीश रावत को भेजा गया बहुत बड़ी सूझबूझ थी। और हरीश रावत जी आज से नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं तो 30 साल से उनके छात्र जीवन से राजनीति में देख रहा हूँ, मैं उन्हीं के सानिध्य में राजनीति की। तो ये उनकी कौशल, राजनीतिक कौशल का एक मात्र एक छोटा सा नमूना कह सकता हूँ इसको। लेकिन वो बहुत बड़े राजनीतिक फील्ड के खिलाड़ी, वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सोच के व्यक्ति हैं। वो किसी क्षेत्रीय भावनाओं में, किसी भाषा बोली में बांधे जाने वाले व्यक्ति नहीं है। वो राष्ट्र से ओतप्रोत जो भावना है उनके अंदर है, और राष्ट्रीय स्तर पे उनकी सोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच के व्यक्ति उत्तराखंड को मिले नरेंद्र तिवारी की बात मैं समझता हूँ। और ये किसी दल में भी, ये पूरे उत्तराखंड की सौभाग्य की बात है कि तिवारी जी की बात अगर कोई ऐसी शख्सियत है तो वो हरीश रावत जी। नहीं, क्या लगता है कि हरीश रावत जी के 2 कदम आगे थे भाजपा की कोशिशों से? नहीं, भाजपा, मैंने कहा ना, उनके जो राष्ट्रीय सोच उनकी, वो राष्ट्रीय नेतृत्व है। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व जो कदम उठाना चाहेगा दूसरे राजनीतिक दल के लोग, उनके लिए अकेले हरीश रावत जी काफ़ी है। वो सक्षम है अपनी रणनीतिक कौशल अपनी उसके लिए निपटने के लिए। जो उनके सामने कोई भी चक्रव्यूह कोई अगर रचे तो उसको तोड़ने के लिए वो सक्षम है। 2.25 साल से आप भी लगातार उन्हें समर्थन दे रहे हो कांग्रेस को, क्या लगता है बतौर एक विधायक कितना विकास की योजनाओं का प्रभाव पड़ा विजय बहुगुणा जी के जाने के बाद और हरीश रावत जी के आने के बाद?
देखिए, बहुत से एक माहौल बदला है। आप देखिए, किसी प्रदेश का अगर कोई शासक है, हरीश रावत जी रात रात भर बैठकें ले रहे, समीक्षा बैठक करने, क्षेत्र के विकास की चिंता है उन्हें। हमने भी बहुत से कानूनों की जो तुगलकी कानून थे, जनता के हित में नहीं थे, ऐसे बहुत से कानून उन्होंने बदले हैं जो व्यवहारिक नहीं थे। उनको केवल बताया गया एक बार, आगे उनको समझने, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। विजय बहुगुणा जी के टाइम के कानून उनकी तुलना में लाख गुना आगे। विजय बहुगुणा जी का राजनीति कैरियर 10 साल का, उनका 50 साल का कैरियर। विजय बहुगुणा जी से बहुत से हमारे विधायक होंगे जिनका राजनीति कैरियर विजय बहुगुणा जी से मैं समझता हूँ कि 10 साल ज़्यादा आगे होगा। तो राजनीति में आप केवल ये नहीं कह सकते कि कोई किसी ऊंचे पद पे पहुंच गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने ऊंचे पद पे पहुंचे वो राजनीतिक सूझबूझ उतनी ऊंची हो। ये जरूरी है कि आपको राजनीतिक अनुभव कितना आपके पास है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ये एक महत्वपूर्णता है, क्योंकि उनके जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ा विकास योजनाओं पर? देखिए, मैंने कहा कि उसका जो योजनाएं निष्क्रिय थी अधिकारियों के कारण, वो योजनाएं उन पर धरातल पे काम होना शुरू हो गया। जो योजनाएं बंद कर दी गई थी उनको हमने शुरू करा दिया। ऐसी बहुत सी चीज़ें, प्रशासनिक इकाइयाँ जो ढीली थी वो चुस्त दुरुस्त उन्होंने कर दिया है। एक मैसेज देने का काम किया। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सड़कों पे उन्होंने एक पैचअप काम करने का एक मैसेज दिया कि कहीं पर भी कोई एक भी इंच गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। केवल कुछ स्थानों को छोड़ के जहाँ पर प्रकृति साथ नहीं दे रही, जहाँ पे ईश्वर नहीं चाह रहा कि ये काम हो, क्योंकि इस समय जो माहौल है, जो इस समय जलवायु, जो इस समय जो हमारी वेदर इस समय वो साथ नहीं दे पा रहा। जहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश में कोई क्या काम कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो रावत जी ने पूरे प्रदेश में जो एक मिसाल कायम की। तुगलकी कानून की बात ये भी आपने की। तुगलकी कानून किसके समय में थे? ये जो तुगलकी कानून थे, ये ई टेंडिंग जो व्यवस्थाएं थी हमारी पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पर कहीं पर बिजली नहीं है, इंटरनेट का किसी को ज्ञान नहीं है। बहुत से हमारे हिंदी मीडियम के हैं जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों के, जिनको ई टेंडिंग का उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और अगर कहीं उनको नेट की कहीं उनको जानकारी, ई टेंडरिंग की उनको जानकारी, लेकिन कहीं पर बिजली नहीं है, तो वो टेंडर अपलोड नहीं कर सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाया गया कि ये पहाड़ों में बिजली की समस्या है, ज्ञान का अभाव कम है। तो वो समझा उन्होंने 1 या 2 करोड़ के जो टेंडर थे 1 करोड़ तक के उन्होंने ई टेंडरिंग से बाहर कर दिए। नहीं तो सब बाहर के लोग। लेकिन ई टेंडरिंग तो पारदर्शिता का वो है ना, पारदर्शिता है उसके अंदर। तो नहीं, तो इसमें पारदर्शिता, टेंडर जब आप निकलते हैं उसमें पारदर्शिता कुछ वो नहीं है, किसी इंडिविजुअल किसी को सिलेक्शन नहीं देना। ये था कि स्थानीय अखबारों के माध्यम से उसको टेंडरिंग किया जाए और पारदर्शिता के साथ किया जाए। लेकिन जो स्थानीय अखबार हैं, जो क्षेत्र में चलते हैं स्थानीय, ताकि उसका शोषण ना हो सके, जो स्थानीय बेरोजगार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर डालकर स्थानीय व्यक्तियों से कार्य कराती है और अपना भुगतान करके चली जाती है। तो ये जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार जो लूट रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों, तो उनको लूटने से उनको बचाया गया। तो ऐसे और भी कई थे जो उन्होंने संशोधन किया। एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा कि जो बेरोजगारों की जो आयु थी 45 वर्ष थी, और बीच में हाईकोर्ट ने उसको 45 से 40 कर दिया गया, लेकिन फिर सरकार ने उसको फिर 45 कर दिया गया और विज्ञप्ति निकाल दी गई। उसमें बेरोजगार छूट गए थे जिन्होंने 45 वर्ष की जो आयु पूरी कर सके, जिन्होंने कहा कि अब 40 साल कर दिया गया, उन्होंने अपना जो हमारा संयोजन कार्यालय है वहाँ पंजीकृत नहीं कराया कि 40 वर्ष हो गए। तो 40 वर्ष से ऊपर के जो बेरोजगार थे, ये कई सारे से मुद्दे थे हरीश रावत जी ने, बहुत से मुद्दे थे जो हरीश रावत ने व्यवहारिक मुद्दे थे जिनको समझाया, बिल्कुल, और उन पर सकारात्मक निर्णय लिए। हो सकता है दिनेश जैन जी कुछ प्रभाव पड़ा हो, विजय बहुगुणा जी ने भी कुछ कार्य किए होंगे, हरीश रावत जी ने उससे आगे प्रोग्रेस किया। लेकिन इसके बाद एक सवाल और आपसे, एक मुद्दा मंत्री से नेतन जी को टारगेट करने का होता है, उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।